केविन फाइगी ने एक वक्त पर पूरी दुनिया के सामने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि कैप्टन मार्वल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पावरफुल हीरो है। उस समय हर फैन ने इस बात को सच मान लिया था। लेकिन मार्वल की दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज हमें दिखाई जाती है जरूरी नहीं वो पूरी सच्चाई हो, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर नए फेज के साथ एक नया राज खुलता है और हर नए राज के साथ ताकत की डेफिनेशन ही बदल जाती है। और अब जब फेज 5 अपने अंत की तरफ बढ़ चुका है और फेज 6 के दरवाजे खुलने वाले हैं, मार्वल ने हमें एक ऐसी शक्ति की झलक दिखा दी है जो सिर्फ कैप्टन मार्वल ही नहीं बल्कि स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, हल्क, थैनोस और शायद पूरी एवेंजर्स टीम से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ जीन ग्रे की, एक ऐसी म्यूटेंट जिसकी असली ताकत का अंदाजा लगाना भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें उसकी पावर का सिर्फ एक छोटा सा टीजर देखने को मिला है। अगर सिर्फ टीजर इतना टेरिफाइंग था तो सोचो जब उसकी असली पावर सामने आएंगी तब क्या होगा। क्या एवेंजर्स उसका सामना कर पाएंगे? क्या डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक उसके सामने टिक पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, प्रोफेसर एक्स जैसी दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीपैथ को भी जीन ग्रे के दिमाग के अंदर साइकिक लॉक्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर जीन ग्रे के अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ था जिससे खुद चार्ल्स जेवियर भी डर गया था? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं और यकीन मानिए इस कहानी के एंड तक पहुँचते पहुँचते आप समझ जाओगे कि मार्वल की हिस्ट्री में जीन ग्रे को सिर्फ एक म्यूटेंट नहीं बल्कि एक वॉकिंग एपोकलिप्स क्यों कहा जाता है। जीन ग्रे की कहानी शुरू होती है एक ऐसे सीक्रेट से जो पूरे म्यूटेंट रेस की फाउंडेशन है, एक्स जीन। मार्वल यूनिवर्स में हर इंसान का डीएनए एक नॉर्मल एवोल्यूशनरी प्रोसेस को फॉलो करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिनके डीएनए के अंदर एक हिडन जेनेटिक कोड मौजूद होता है। इसी जेनेटिक कोड को एक्स जीन कहा जाता है। ये जीन बचपन में डोरमेंट रहता है, मतलब बिल्कुल इनएक्टिव। ज्यादातर म्यूटेंट्स के अंदर ये प्यूबर्टी के दौरान एक्टिवेट होता है जब बॉडी हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है। इसी वजह से साइक्लोप्स की ऑप्टिक ब्लास्ट, स्टॉर्म का वेदर कंट्रोल, नाइट क्रॉलर की टेलीपोर्टेशन और मैग्नेटो का मैग्नेटिक मैनिपुलेशन उनके टीनेज ईयर्स में डेवलप हुआ। लेकिन हर म्यूटेंट की कहानी इतनी सिंपल नहीं होती। मार्वल कॉमिक्स के मुताबिक कुछ बहुत ही रेयर केसेस में अगर कोई बच्चा इतना बड़ा इमोशनल या मेंटल ट्रॉमा झेलता है कि उसका दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता, तो एक्स जीन वक्त से पहले एक्टिवेट हो सकता है। और जब ऐसा होता है तो पावर्स धीरे धीरे नहीं आती बल्कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरह फट पड़ती है। और बिल्कुल यही हुआ था जीन ग्रे के साथ। उस वक्त जीन सिर्फ 9 साल की एक मासूम बच्ची थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, स्कूल जाना, घर आना, पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना और अपनी सबसे अच्छी दोस्त एनी के साथ खेलना। एक दिन दोनों धूप भरी दोपहर में रोड के पास फ्रिस्बी खेल रही थी। हर थ्रो के साथ दोनों जोर जोर से हंस रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। एक थ्रो थोड़ा ज्यादा दूर चला गया और फ्रिस्बी रोड के बीच जा गिरा। एनी बिना सोचे उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ी। जीन ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक ब्लाइंड टर्न से तेज रफ्तार कार निकली। ड्राइवर ब्रेक लगाता रहा लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एनी को बचाया ही नहीं जा सका। एक जोर की टकराव की आवाज आई और एनी सड़क पर गिर गई। सिर्फ कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गयी। लेकिन असली हॉरर उस एक्सीडेंट में नहीं था। असली हॉरर उसके बाद शुरू हुआ। उसी पल जीन के अंदर डोरमेंट पड़ा। एक्स जीन एक्टिवेट हो गया लेकिन उसने सिर्फ पावर्स अनलॉक नहीं की, उसने जीन के दिमाग को एनी के दिमाग से साइकिक लेवल पर कनेक्ट कर दिया। और इसी कनेक्शन की वजह से जीन ने एनी की मौत को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखा, उसने उसे महसूस किया। एनी का हर दर्द, हर सांस, हर धड़कन, हर डर और उसके मरने के आखिरी पल जीन के दिमाग के अंदर एक ही सेकंड में भर गए। सोचिए, एक 9 साल की बच्ची जिसने कभी जिंदगी का असली दर्द तक नहीं देखा था, उसके दिमाग में एक इंसान की पूरी डेथ मेमोरी एक ही पल में ट्रांसफर हो जाए तो उसका क्या हाल होगा। जीन का दिमाग उस ओवरलोड को हैंडल ही नहीं कर पाया। रियलिटी और मेमोरीज एक दूसरे में घुलने लगी। कभी उसे लगता है एनी जिंदा है, कभी लगता वो खुद मर रही है। वो लोगों से बात करना भूल गई, खाना कम कर दिया, घंटों तक एक ही जगह बैठी रहती और कभी अचानक बिना वजह चीखने लगती। डॉक्टर्स ने इसे सेवर ट्रॉमा कहा, साइकियाट्रिस्ट ने मेंटल ब्रेकडाउन बताया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस बच्ची के दिमाग के अंदर एक ऐसी साइकिक पावर जाग चुकी है जो एक दिन पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। इसी दौरान एक ऐसे इंसान को जीन के बारे में पता चलता है जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीपैथ कहा जाता है, प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर। जब जेवियर पहली बार जीन से मिलने उसके घर पहुंचे और उन्होंने अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज से उसके माइंड को स्कैन करने की कोशिश की, तब उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे देखकर वो भी एक पल के लिए सन्न रह गए। जीन का दिमाग किसी आम इंसान की तरह नहीं था, वो एक तूफान था, एक ऐसा साइकिक स्टॉर्म जो हर सेकंड और ज्यादा वायलेंट होता जा रहा था। जेवियर ने महसूस किया कि जीन के इमोशंस इतने अनस्टेबल हैं कि उनकी वजह से उसके टेलीकाइनेटिक एनर्जी आसपास की रियलिटी को भी अफेक्ट कर रही है। घर की दीवारों पर पड़ते क्रैक्स सिर्फ स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं थे, वो जीन के अनकॉन्शियस माइंड का असर थे। उसके इमोशंस फिजिकल दुनिया को तोड़ना शुरू कर चुके थे और उसी पल प्रोफेसर एक्स को समझ आ गया कि अगर इस बच्ची को कंट्रोल करना नहीं सिखाया गया तो एक दिन ये सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि पूरी सिविलाइजेशन को खतरे में डाल देगी। लेकिन चार्ल्स जेवियर को उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जीन ग्रे के अंदर सिर्फ ओमेगा लेवल
म्यूटेंट ही नहीं छुपा, बल्कि उसके अंदर एक दिन पूरे कॉस्मोस की सबसे एंशिएंट और सबसे टेरिफाइंग फोर्स अपना घर बनाने वाली है, और उस फोर्स का नाम था फिनिक्स। प्रोफेसर जेवियर ने तुरंत समझ लिया था कि जीन ग्रे का केस किसी भी नॉर्मल म्यूटेंट जैसा नहीं है। ज्यादातर म्यूटेंट्स को अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाना पड़ता है, लेकिन जीन के साथ प्रॉब्लम उल्टी थी। यहाँ पावर्स को बढ़ाना नहीं था, यहाँ उन्हें रोकना था। जब जेवियर ने जीन के माइंड में और गहरा उतरने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि उसके सबकॉन्शियस के अंदर हर तरफ साइकिक एनर्जी का तूफान चल रहा है। हर इमोशन एक एक्सप्लोजन की तरह बाहर निकल रहा था। गुस्सा आता तो आसपास की चीजें हिलने लगती, डर लगता तो लोगों के दिमाग में उसकी फीलिंग्स ट्रांसफर होने लगती, और जब वो रोती तो उसकी टेलीकाइनेटिक वेव्स घर की दीवारों तक को क्रैक कर देती। जेवियर को पहली बार एहसास हुआ कि अगर जीन ने अपनी असली टेलीपैथिक पावर्स को बिना कंट्रोल के यूज करना शुरू कर दिया तो वो सिर्फ लोगों के दिमाग नहीं पढ़ पाएगी, बल्कि उनकी पर्सनालिटीज को भी तोड़ सकती है। इसलिए चार्ल्स जेवियर ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज तक मार्वल कॉमिक्स के सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस में से एक माना जाता है। उन्होंने जीन के दिमाग के अंदर साइकिक बैरियर्स क्रिएट किए। ये कोई नॉर्मल मेंटल वॉल्स नहीं थी, ये एक तरह की साइकिक वॉल्ट डोर्स थे जो जीन के असली टेलीपैथिक पोटेंशियल को लॉक कर देते थे। जेवियर ने उसकी यादों के कुछ हिस्सों को सप्रेस कर दिया, उसकी पावर्स का बहुत बड़ा हिस्सा सील कर दिया और उसके सबकॉन्शियस के अंदर एक आर्टिफिशियल लिमिट बना दी ताकि वो अपनी ही ताकत के बोझ तले ना टूट जाए। बहुत से फैंस आज भी जेवियर के इस डिसीजन को गलत मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जीन को सच बताना चाहिए था, लेकिन जेवियर के पास उस वक्त और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उनके सामने एक 9 साल की बच्ची थी जिसके इमोशंस पूरी रियलिटी को हिला रहे थे। अगले कुछ सालों तक जीन जेवियर इंस्टीट्यूट में रही, यहीं से उसकी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। जब बाकी स्टूडेंट्स अपनी पावर्स को अनलॉक करना सीख रहे थे, जीन अपनी पावर्स को दबा कर रखना सीख रही थी। जेवियर ने उसे मेडिटेशन करना सिखाया, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया और हर सिचुएशन में पहले सोचना फिर रिएक्ट करना सिखाया। धीरे धीरे जीन का कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, उसने लोगों से बात करना शुरू किया, वो फिर से मुस्कुराने लगी। लेकिन जेवियर जानते थे कि उसके अंदर जो असली ताकत बंद है वो अब भी वहीं मौजूद है, सिर्फ उसके ऊपर एक ताला लगा हुआ है। इस दौरान जीन की मुलाकात हुई स्कॉट समर्स से, जिसे दुनिया साइक्लोप्स के नाम से जानती है। स्कॉट और जीन की दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे इमोशनल बॉन्ड में बदलने लगी। दोनों एक दूसरे को समझते थे, क्योंकि दोनों ही अपनी पावर्स की वजह से एक नॉर्मल जिंदगी से दूर हो चुके थे। स्कॉट को अपनी आंखों की ऑप्टिक ब्लास्ट कंट्रोल करने के लिए हमेशा वाइजर पहनना पड़ता था, जबकि जीन को अपने इमोशंस कंट्रोल करने के लिए हर पल खुद से लड़ना पड़ता था। शायद इसी वजह से दोनों एक दूसरे के सबसे करीब आ गए। आगे चलकर ये रिश्ता मार्वल कॉमिक्स की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरीज में से एक बना, लेकिन इसी प्यार ने जीन की जिंदगी को सबसे ज्यादा दर्द भी दिया। ट्रेनिंग के दौरान जेवियर ने जीन को सिर्फ टेलीपैथी ही नहीं बल्कि टेलीकाइनेसिस पर भी फोकस करने के लिए कहा, क्योंकि उसकी टेलीपैथिक पावर सील थी, इसलिए उसकी टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज को डेवलप करना रिलेटिवली सेफ था। जीन धीरे धीरे इतनी स्किल्ड हो गई कि वो सिर्फ चीजें हवा में उठाने तक सीमित नहीं रही, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकती थी, बुलेट्स को हवा में रोक सकती थी, बिल्डिंग्स को सपोर्ट दे सकती थी और अपनी टेलीकाइनेटिक एनर्जी से शील्ड्स क्रिएट कर सकती थी। डेंजर रूम में उसकी ट्रेनिंग बाकी सब म्यूटेंट से अलग होती थी। जब दूसरे स्टूडेंट्स रोबोट से लड़ते थे, जीन को एक साथ 10-10 सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ती थी। एक तरफ सिविलियंस को बचाना, दूसरी तरफ अटैक्स रोकना और तीसरी तरफ अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। जेवियर उसे सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बना रहे थे, वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझना जरूरी है। मार्वल कॉमिक्स में म्यूटेंट्स को अलग अलग पावर लेवल्स में डिवाइड किया गया है। अल्फा लेवल, बीटा लेवल, गामा लेवल और सबसे ऊपर ओमेगा लेवल। ओमेगा लेवल म्यूटेंट वो होता है जिसके पावर्स की थ्योरेटिकली कोई ऊपर लिमिट ही नहीं होती, मतलब उसकी एबिलिटीज का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। मैग्नेटो ओमेगा लेवल है, आइसमैन ओमेगा लेवल है, स्टॉर्म को भी कई स्टोरीज में ओमेगा माना गया है, लेकिन जीन ग्रे वो इन सब से भी अलग है, क्योंकि जीन सिर्फ ओमेगा लेवल टेलीपैथी नहीं, उसके अंदर एक ऐसा पोटेंशियल था जिसे खुद प्रोफेसर एक्स भी मेजर नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से वो बार बार कहते थे कि अगर जीन ने अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो दिया तो दुनिया का कोई भी टेलीपैथ उसे रोक नहीं पाएगा। और फिर वो दिन आ ही गया जिसने जेवियर के सारे डर को सच साबित कर दिया। एक मिशन के बाद जेवियर ने डिसाइड किया कि जीन को रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया जाए। वो देखना चाहते थे कि अब वो अपनी पावर्स को कितना कंट्रोल कर सकती है। शुरू में सब नॉर्मल था, जीन बिल्कुल शांत थी, लेकिन अचानक भीड़ में एक बच्चा जोर से चिल्लाया। दूसरी तरफ एक आदमी गुस्से में किसी पर चिल्ला रहा था। तीसरी तरफ किसी और के दिमाग में डर और एंजाइटी चल रही थी। ये सारी इमोशंस एक ही पल में जीन के सबकॉन्शियस तक पहुंच गई। जेवियर के साइकिक बैरियर्स होने के बावजूद उसका माइंड ओवरलोड होने लगा। अगले ही सेकंड जीन का कंट्रोल टूट गया। उसने एक साथ आसपास मौजूद हर इंसान के थॉट सुन लिए। हजारों इमोशंस उसके दिमाग में एक ही वक्त पर टकरा गए। किसी का गुस्सा, किसी का दुख, किसी का लालच, किसी का डर, सब कुछ एक साथ। जीन जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी
टेलीकाइनेटिक एनर्जी ब्लास्ट की तरह बाहर निकली। कार्स हवा में उठ गयी, स्ट्रीट लाइट्स टूट गयी, लोग जमीन से ऊपर उठने लगे, पूरी जगह अफरा तफरी मच गई। जेवियर ने अपनी पूरी टेलीपैथिक स्ट्रेंथ लगाकर जीन के दिमाग को दोबारा शांत किया। बाहर से सब कुछ ही मिनट में खत्म हो गया था, लेकिन जेवियर के लिए ये एक वार्निंग थी। उन्हें समझ आ गया था कि जीन के अंदर बंद ताकत कभी भी दोबारा फट सकती है, और शायद किस्मत भी इसी पल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसा मिशन आने वाला था जो जीन ग्रे की जिंदगी ही नहीं, पूरे मार्वल यूनिवर्स की हिस्ट्री बदल देगा। एक मिशन जो एक्स मैन को धरती से बाहर अनंत स्पेस की गहराइयों में ले जाने वाला था, और वही पहली बार जीन ग्रे का सामना होने वाला था उस कॉस्मिक एंटिटी से, जिसे पूरा यूनिवर्स सिर्फ एक नाम से जानता है, द फीनिक्स फोर्स। एक्स मैन की जिंदगी में ऐसे मिशंस पहले भी बहुत आए थे जहां मौत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार जो होने वाला था उसके लिए ना प्रोफेसर एक्स तैयार थे और ना ही जीन ग्रे। एक डेंजरस रेस्क्यू मिशन के दौरान एक्स मैन का शटल सोलर रेडिएशन की चपेट में आ गया। शटल की प्रोटेक्टिव शील्डिंग लगभग पूरी तरह फेल हो चुकी थी। कंट्रोल सिस्टम्स एक एक करके बंद होते जा रहे थे, और हर सेकंड के साथ रेडिएशन इतनी डेंजरस होती जा रही थी कि अगर किसी ने कुछ ही देर में फैसला ना लिया तो पूरी टीम वहीं स्पेस में खत्म हो जाती। उस वक्त जीन ने बिना एक पल सोचे एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। उसने अपने टेलीकाइनेटिक पावर्स का इस्तेमाल करके शटल को मैन्युअली कंट्रोल करने का फैसला किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शटल के कंट्रोल रूम के बाहर रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि कोई भी नॉर्मल इंसान कुछ ही सेकंड्स में मर सकता था। स्कॉट समर्स ने उसे रोकने की कोशिश की। बाकी एक्स मैन भी जानते थे कि ये ऑलमोस्ट सुसाइड मिशन है, लेकिन जीन सिर्फ एक ही बात बार बार कह रही थी, अगर मेरी जान देकर मेरी टीम बच सकती है तो ये डील मुझे मंजूर है। जीन कंट्रोल चैम्बर के अंदर चली गई। रेडिएशन उसकी बॉडी को हर सेकंड जला रही थी। उसकी स्किन, उसके सेल्स और उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था, लेकिन फिर भी वो शटल को अर्थ की तरफ गाइड कर रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उसकी हार्ट बीट धीमी होने लगी, और जब लग रहा था कि अब जीन की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तब पूरे यूनिवर्स ने एक ऐसी एनर्जी को महसूस किया जो बिग बैंग के समय से ही एक्सिस्टेंस में थी, और ये थी फीनिक्स फोर्स। मार्वल कॉमिक्स के मुताबिक फीनिक्स फोर्स कोई म्यूटेंट नहीं है, कोई एलियन नहीं है, और ना ही कोई गॉड। ये एक प्रीमॉर्डियल कॉस्मिक एंटिटी है जो लाइफ, डेथ, डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ के इंटरनल साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। जब किसी स्टार का जन्म होता है, जब कोई गैलेक्सी खत्म होती है, जब एक सिविलाइजेशन मिटकर दूसरी शुरू होती है, हर जगह फीनिक्स फोर्स का असर होता है। इसीलिए इसे अक्सर द फायर एंड लाइफ इनकार्नेट भी कहा जाता है। ये किसी एक प्लेनेट या किसी एक यूनिवर्स की फोर्स नहीं, बल्कि पूरे कॉस्मोस के बैलेंस का एक हिस्सा है। फीनिक्स फोर्स ने जीन ग्रे के अंदर कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने बहुत कम होस्ट में देखा था। लिमिटलेस साइकिक पोटेंशियल। जीन के अंदर ऑलरेडी एक ओमेगा लेवल माइंड मौजूद था, और उसके ऊपर जेवियर के साइकिक बैरियर्स भी थे। फिनिक्स ने समझ लिया कि अगर कोई उसकी एनर्जी को कुछ हद तक भी हैंडल कर सकता है तो वो सिर्फ जीन ग्रे है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था जो उस वक्त किसी को पता नहीं था। शुरुआत में सबको लगा कि फीनिक्स फोर्स सीधा जीन के अंदर समा गई है, लेकिन सालों बाद कॉमिक्स ने रिवील किया कि असली सच इससे भी ज्यादा शॉकिंग था। रेडिएशन से जीन की बॉडी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए फीनिक्स फोर्स ने उसकी ओरिजिनल बॉडी को जमाइका बे के नीचे एक प्रोटेक्टेड कॉस्मिक कोकून के अंदर प्रिजर्व कर दिया। फिर उसने जीन का एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट क्रिएट किया, एक ऐसा फिजिकल बॉडी जिसमें जीन की मेमोरीज, इमोशंस और पर्सनालिटी तो थी, लेकिन उसके अंदर फिनिक्स की लिमिटलेस कॉस्मिक एनर्जी भी बह रही थी। दुनिया को लगा कि जीन बच गई है, लेकिन असल में दुनिया एक कॉस्मिक एंटिटी के साथ जी रही थी। शुरू में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। जीन पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वो सिर्फ बिल्डिंग्स या व्हीकल्स ही नहीं, बल्कि माउंटेन्स को भी मूव कर सकती थी। वो सेकंड्स के अंदर कॉन्टिनेंट्स के बीच ट्रेवल कर लेती थी। उसकी टेलीपैथी इतनी पावरफुल हो गई कि वो पूरी अर्थ के माइंड्स को एक साथ फील कर सकती थी। स्पेस में बिना किसी सूट के सरवाइव करना उसके लिए आम बात बन गई थी। वो स्टार्स की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती थी और कॉस्मिक रेडिएशन को अपनी पावर में कन्वर्ट कर सकती थी। एक्स-मैन को लगने लगा कि जीन अब पहले से भी ज्यादा परफेक्ट हीरो बन चुकी है, लेकिन जितनी बड़ी पावर होती है उतना ही बड़ा उसका प्राइस भी होता है। हेलफायर क्लब नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन काफी समय से जीन पर नजर रखी हुई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था दुनिया के सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स को मैनिपुलेट करके उनकी पावर्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना। इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई थी एमा फ्रॉस्ट, जो खुद एक इनक्रेडिबली पावरफुल टेलीपैथ थी। एमा ने समझ लिया था कि जीन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पावर नहीं बल्कि उसके इमोशंस हैं। हेलफायर क्लब ने जीन के माइंड के साथ साइकिक गेम खेलने शुरू किए। इल्यूजन क्रिएट किए गए, फेक मेमोरीज इम्प्लांट की गई, उसके इमोशंस को धीरे धीरे मैनिपुलेट किया गया, और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जीन को ये यकीन दिला दिया गया कि स्कॉट समर्स उसे हमेशा के लिए छोड़ चुका है, उसका प्यार खत्म हो गया है और उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। दर्द, गुस्सा, गिल्ट और हार्ट ब्रेक इतना ज्यादा बढ़ गया कि जेवियर के लगाए हुए सारे साइकिक बैरियर्स
बैरियर्स टूटने लगे। सालों से बंद वो रॉ टेलीपैथिक एनर्जी एक ही पल में बाहर आ गई और उसी सेकंड जीन ग्रे नहीं रही और उसकी जगह जन्म हुआ डार्क फिनिक्स का। ये सिर्फ एक नया कॉस्ट्यूम या नया नाम नहीं था, ये मार्वल यूनिवर्स के सबसे डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक था। डार्क फिनिक्स के लिए प्लेनेट सिर्फ पत्थर के गोले थे, स्टार सिर्फ एनर्जी का सोर्स थे और सिविलाइजेशंस सिर्फ धूल के कण। एक वक्त ऐसा आया जब डार्क फिनिक्स ने डी वेरी स्टार सिस्टम के स्टार की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। स्टार के खत्म होते ही उसके आसपास घूम रहे प्लैनेट्स पर मौजूद बिलियंस ऑफ लाइव्स एक ही पल में खत्म हो गई। सोचिए, थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से आधा यूनिवर्स मिटा दिया था, लेकिन डार्क फिनिक्स सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए पूरे सोलर सिस्टम को खत्म कर सकती है। इसी वजह से शि'Ar एम्पायर ने फैसला किया कि जीन ग्रे को जिंदा छोड़ना पूरी यूनिवर्स के लिए खतरा है। उनके लिए जीन एक म्यूटेंट नहीं बल्कि एक कॉस्मिक कैटास्ट्रॉफी बन चुकी थी और यहीं से शुरू होती है मार्वल कॉमिक्स की लीजेंडरी डार्क फिनिक्स सागा, जिसे आज भी कॉमिक्स हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन में गिना जाता है। क्योंकि डार्क फिनिक्स के पीछे छुपा हुआ असली सच, व्हाइट हॉट रूम का मिस्ट्री और फिनिक्स फोर्स का जीन ग्रे से हजारों साल पुराना कनेक्शन, ये सब उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर मार्वल स्टूडियोज ने कॉमिक्स का सिर्फ आधा भी अडेप्ट कर लिया तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स MCU की सबसे डिस्ट्रक्टिव फिल्म बन सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि डार्क फिनिक्स की हार के साथ ही जीन ग्रे की कहानी खत्म हो गई थी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जीन ग्रे सिर्फ एक म्यूटेंट नहीं है, वो मार्वल यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस कॉस्मिक साइकिल्स का हिस्सा बन चुकी है और इसी वजह से उसकी कहानी हर बार मौत पर जाकर खत्म नहीं होती बल्कि वहीं से दोबारा शुरू होती है। फिनिक्स फोर्स को समझने के लिए एक बात हमेशा याद रखनी होगी, ये कोई विलन नहीं है, ये कोई सुपर हीरो भी नहीं है। फिनिक्स फोर्स एक कॉस्मिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ लाइफ है वहाँ फिनिक्स है, जहाँ डेथ है वहाँ भी फिनिक्स है और जहाँ एक सिविलाइजेशन खत्म होती है ताकि दूसरी जन्म ले सके, वहाँ भी फिनिक्स फोर्स अपना काम कर रही होती है। इसलिए इसे द फायर एंड लाइफ इनकार्नेट कहा जाता है। मार्वल कॉमिक्स में एक जगह का जिक्र बार बार होता है, व्हाइट हॉट रूम। ये कोई नॉर्मल डायमेंशन नहीं बल्कि फिनिक्स फोर्स का स्पिरिचुअल डोमेन माना जाता है। यहीं पर फिनिक्स और उसके होस्ट का कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। कई कॉमिक्स में जीन ग्रे को व्हाइट हॉट रूम के अंदर दिखाया गया है, जहां वो सिर्फ एक म्यूटेंट नहीं रहती बल्कि फिनिक्स के साथ एक ऑलमोस्ट परफेक्ट यूनिटी अचीव कर लेती है। इसी वजह से कई फैंस मानते हैं कि जीन और फिनिक्स का रिश्ता सिर्फ होस्ट और एंटिटी का नहीं बल्कि डेस्टिनी का है। अब सोचिए, अगर ऐसी शक्ति MCU में पूरी तरह आ गई तो क्या होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक रियलिटी को बेंड कर सकती है, स्कारलेट विच प्रोबेबिलिटी और क्यूज को मैनिपुलेट कर सकती है, कैप्टन मार्वल कॉस्मिक एनर्जी ऑब्जर्व कर सकती है, थॉर एक गॉड है और हल्क के पास अनलिमिटेड रेज है। लेकिन फिनिक्स फोर्स इन सब से अलग लेवल पर एग्जिस्ट करती है। इसके लिए गैलेक्सी सिर्फ एनर्जी है और स्टार सिर्फ फ्यूल। इसीलिए कॉमिक्स में कई बार ऐसे मूवमेंट्स आए हैं जहाँ कॉस्मिक एंटिटीज भी फिनिक्स के सामने सीरियस हो जाती है। इसी वजह से जीन ग्रे को ओमेगा लेवल म्यूटेंट कहना भी शायद उसकी असली ताकत को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता। ओमेगा लेवल उसकी म्यूटेंट पोटेंशियल को डिस्क्राइब करता है, लेकिन जब फिनिक्स फोर्स उसके साथ होती है तब वो सिर्फ एक म्यूटेंट नहीं रहती, वो एक कॉस्मिक फिनोमिनन बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या मार्वल स्टूडियोज फ्यूचर में इसी स्टोरी लाइन को यूज करेगा? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास ऑफिशियली नहीं है, लेकिन एक बात जरूर सच है, मार्वल स्टूडियोज धीरे धीरे म्यूटेंट्स और एक्समैन को MCU का हिस्सा बना रहा है और जब भी जीन ग्रे की फुल फ्लेज एंट्री होगी उसके साथ फिनिक्स फोर्स की कहानी को इग्नोर करना लगभग नामुमकिन होगा। ये स्टोरी लाइन इतनी बड़ी है कि इस पर पूरी फिल्म ट्रिलॉजी तक बन सकती है और अगर फ्यूचर में एवेंजर्स और एक्समैन एक ही बैटल फील्ड पर आए तो सबसे बड़ा खतरा शायद डॉक्टर डूम, कैंग या कोई और विलन नहीं होगा। सबसे बड़ा खतरा होगा एक ऐसी हीरो का कंट्रोल खोना जिसके अंदर पूरे यूनिवर्स की रीबर्थ और डिस्ट्रक्शन की ताकत बसी हो। यही वजह है कि जीन ग्रे मार्वल की सिर्फ सबसे पावरफुल फीमेल कैरेक्टर नहीं मानी जाती, वो उन चंद कैरेक्टर्स में से एक है जिनकी पावर्स का अपर लिमिट आज तक डिफाइन नहीं किया जा सका और शायद इसीलिए उसका नाम सुनते ही मार्वल कॉमिक्स के सबसे बड़े हीरोज भी एक बार जरूर सोचते हैं। तो दोस्तों, जीन ग्रे की ओरिजिन सिर्फ एक म्यूटेंट की कहानी नहीं थी, ये एक मासूम बच्ची की कहानी थी जिसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपनी आंखों के सामने खोया। ये एक स्टूडेंट की कहानी थी जिसे अपनी ही पावर से डरना पड़ा। ये एक सुपर हीरो की कहानी थी जिसने अपनी जान देकर अपनी टीम को बचाया और ये उस कॉस्मिक डेस्टिनी की कहानी थी जिसने उसे पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे डेंजरस नामों में शामिल कर दिया। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, अगर जीन ग्रे और फिनिक्स फोर्स अपनी फुल पावर के साथ MCU में आ गए तो क्या एवेंजर्स की कंबाइंड टीम भी उन्हें रोक पाएगी या फिर मार्वल का अगला सबसे बड़ा इवेंट एक ऐसी ट्रेजेडी बनेगा जहां हीरोज को अपने ही दोस्त के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अगर आपको आज की ये डीप डाइव पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और फिल्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम फिनिक्स फोर्स, व्हाइट हॉट रूम, ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स, डॉक्टर डूम, सीक्रेट वॉर्स और मार्वल के और भी हिडन सीक्रेट्स को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और मैसिव मार्वल मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।